कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव मौजूद हैं। तो बड़ी खबर, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। स्वास्थ्य सचिव इसमें मौजूद हैं, प्रधान सचिव इसमें मौजूद हैं, कैबिनेट सचिव इसमें मौजूद है। 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चिंता का विषय, बैठक में टीकाकरण अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। इस बात पर भी चर्चा होगी कि आखिर टीकाकरण अभियान कहां तक पहुंचा है। आंकड़े देख लीजिए, महाराष्ट्र के 30 मार्च से लेकर आज यानी कि 3 अप्रैल तक के आंकड़े 27,918 30 मार्च को। और अगर आज की बात करें तो देखिए कितने 49,447 मामले सामने आए, 277 की जान गई। और इसको 30 मार्च से कंपेयर किया जाए जिस दिन 139 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई थी। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा 2 अप्रैल को मामले सामने आए थे जब ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या खबर है? मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया है। लगभग देखिए नवजोत 90,000 केसेस तक हो गए। 60,000, 65,000, 70, 80 करते हुए अब 90,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। और खासकर महाराष्ट्र के मामले जो है वो चिंताजनक है। दिल्ली में भी मामले लगभग 3,000 के ऊपर बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग बुलाई है जिसमें स्वास्थ्य सचिव, उनके अपने प्रधान सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये तमाम सारे लोग हैं, जिसमें बढ़ते केसेस को लेकर के साथ ही डॉक्टर वीके पॉल जो कमेटी को हेड कर रहे हैं वो भी हैं। और इसमें तमाम तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं कि तैयारियां कहां तक हो रही है और आगे की आखिर रणनीति क्या होगी सरकार की। साथ ही वैक्सीनेशन पर भी अपडेट ले रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन का जो तीसरा चरण है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 45 के ऊपर हर किसी को टीका लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे चिंता की बात ये कि जैसे देश के कई सारे राज्यों में जो स्थिति है कोरोना की वो लगातार बाहर जा रही है, नियंत्रण से बाहर हो रही है। ऐसे में आगे क्या किया जाए, क्या इसके लिए कोई नई गाइडलाइंस केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाए, इसी को लेकर चर्चा हो रही नजर। आप इस बैठक पर लगातार बना रखे। देश में इन दिनों चुनावों का शोर है और कोरोना का डर कहीं दब कर रह गया है, जिसका असर यह हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिल्कुल बेकाबू होते चले जा रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 47,913 केस दर्ज किए गए हैं, जो कि पूरे देश के कुल मामलों का 50% से ज्यादा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब पहली लहर के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने पर आमादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 90,000 नए कोरोना केस सितंबर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 714 लोगों की मौत 5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और ये लहर अभी जल्द जाने वाली नहीं है। कोरोना महामारी के हालात पिछले 5 दिनों में बेहद तेजी से बिगड़े हैं और 56,000 से 90,000 के केस तक पहुंच चुके हैं। देश में अब लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जो कभी हजारों में रह गए थे। महाराष्ट्र तो अब कोरोना का गढ़ बन चुका है, जहां देश के 60% कोरोना केस दर्ज हो रहे हैं। शुक्रवार के दिन महाराष्ट्र में एक दिन में 47,800 कोविड के केसेस पाए गए और 202 लोगों ने कोविड से अपनी जान गंवाई। साथ ही साथ महाराष्ट्र में अब जो एक्टिव केसेस का आंकड़ा है वो 3,90,000 तक जा पहुंचा है। मुंबई में भी हर रोज कोविड के एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। 8,800 केसेस शुक्रवार के दिन देखे गए हैं, 20 लोगों की मृत्यु हुई है। जो डबलिंग रेट है मुंबई का वो लगातार कम हो रहा है। 46 डेज में अब केसेस जो हैं वो डबल होते दिख रहे हैं। पहिल्या दिवशी होतं ते आजही आहे, फक्त थोडंसं काय झालंय की सुरुवातीला जी एक कोरोनाची दहशत होती ती दहशत गेली, आपण गाफील झालो आणि कोरोनाने बरोबर आपल्याला गाठलं। अजूनही कोरोनाने आपल्यावरती मात केलेली नाही, मी त्याला करू देणार नाही, अजिबात नाही। मात आपणच त्याच्यावरती करायची आहे। दिल्ली में भी हालात अब दोबारा से पहले वाले होने लगे हैं। शुक्रवार को दिल्ली में 3500 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ऐसा ट्रेंड देखने में आ रहा है कि थोड़ा सा जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास में थोड़ा सा अपर वाले एरिया उनमें थोड़ा ज्यादा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप तब आया है जब वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी आ रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर कोरोना का कोई असर नहीं होता, जैसे कि चुनाव प्रचार। आज तक ब्यूरो।
बंगाल और असम में 2 चरणों के चुनाव के बाद सियासी ताप और बढ़ा तो इसकी आंच चुनाव आयोग तक भी पहुंच गई। किसी ने सुरक्षा पर सवाल उठाए तो किसी को चुनाव आयोग का एक्शन नहीं भाया। बंगाल और असम में 2 चरणों के मतदान और अगले चरणों के लिए धुआंधार प्रचार के बीच चुनाव आयोग काफी चर्चा में है। कोई आयोग से शिकायत कर रहा है तो कोई उसके एक्शन पर ऐतराज जता रहा है। पांच राज्यों के सियासी संग्राम के बीच चुनाव आयोग सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम पाई गई और इस बहाने आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया। 4 अधिकारियों पर एक्शन के बाद विरोधी नेता बीजेपी प्रत्याशी पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये भी आग्रह करते हैं चुनाव आयोग से और मांग करते हैं कि ईवीएम चोरी जो असम में हुई है, जो भाजपा के उम्मीदवारों की गाड़ियों से पकड़ी गई है, जिस प्रकार से दूसरी जगह ईवीएम घोटाला सामने आया है, इसकी भी अगले 24 घंटे में जांच हो और भाजपा के लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के एक्शन से नाराजगी सिर्फ बीजेपी के विरोधी दलों की ही है। आयोग ने असम में बीजेपी के बड़े चेहरे हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगाई तो बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की बात कहने लगी। लीगल और फैक्चुअल ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ भी जाएगी कोर्ट में और मुझे पूर्ण विश्वास है हेमंत दा ने जिस तरह से पहले भी पार्टी को और मजबूत करने का काम किया, भविष्य में भी उनकी सेवाएं पार्टी को और अच्छी और ज्यादा मजबूत करने के लिए मिलेंगी। 2 चरणों में हुए मतदान के इंतजाम को लेकर टीएमसी ने भी सवाल उठाए थे और सुरक्षा बलों पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया था। टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग ने जवाब दिया और कहा यह साफ निर्देश है कि दस्तावेजों की जांच सिर्फ मतदान कर्मी ही करेंगे, कोई भी सुरक्षा कर्मी नहीं। उधर चुनाव आयोग पर टीएमसी के इन हमलों को पीएम मोदी हार की झलक बता रहे हैं। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो, सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। बंगाल में अभी 6 चरणों के मतदान होने हैं। ऐसे में आयोग की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ताकि चुनाव को लेकर किसी तरह का विवाद न हो। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहना भाई भाई। दीदी तुमने हमारे प्यारे पश्चिम बंगाल को, हमारे कोलार मंडल को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे। उस दिन यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से जब देखा जाता था तो ऐसा लगता समाज साथ में खुश है, लेकिन समाज के पास अब पर्याय आ गया है। आपको তুষ্টিকরণ সরকার এক वर्ग विशेष के वोट चाहिए। সংখ্যালঘুদের কাছেও তাদের সমস্ত তাদের মসজিদ আছে, দরগা আছে, তাদেরও আছে। वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं, बंगाली का सब बंगाली को भी लड़ाता है। बीजेपी हिंदूদের ভোটটা দেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা দেবে, আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? बंगाल में आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 2 चरणों तक
हरे राम हरे कृष्ण और चंडी पाठ के जरिए हिंदुओं को रिझाने में जुटी ममता बनर्जी को अचानक मुसलमान वोटों की याद आ गई है। कल अपने चुनावी अभियान में ममता ने खुलेआम ऐलान किया कि बंगाल में मुसलमानों का ओवैसी या मौलाना अब्बास की पार्टी को वोट देना बीजेपी को वोट देने जैसा ही होगा। আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। जो बात ममता के दिल में गहरी दबी थी वो जबान पर आ ही गई। बंगाल की नब्ज टटोलते हुए पूरे सूबे में घूम रही ममता को कुछ तो खटक रहा है। आज तीसरे दौर का प्रचार खत्म होने वाला है। नंदीग्राम से निकलकर ममता बाकी बंगाल नापने में जुट गई हैं। लेकिन बीजेपी नंदीग्राम के नाम पर उनकी घेराबंदी ढीली छोड़ने को तैयार नहीं। शायद और का चुनाव अभी बाकी है और ऐसे वक्त में ममता को मुसलमान वोटों की फिर से याद आ रही है। मुसलमानों को सीए का डर दिखाकर वोट की अपील, बंटवारे का डर। ममता बोली एकजुट हो मुस्लिम वोटर। হায়দ্রাবাদ থেকে বিজেপির এক বন্ধু এসছে আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। ওদের একটা ভোট মানে बीजेपी के देवा। चुनाव के पहले 2 चरणों तक ममता बनर्जी मंदिर में दर्शन कर रही थी। मंच से चंडी पाठ हो रहा था। हरे राम हरे कृष्ण का भजन कर रही थी और तो और अपनी जाति और गोत्र की भी मुनादी कर रही थी। लेकिन अचानक से उन्हें मुसलमान वोटों के बंटवारे का डर सताने लगा। उन्हें लग रहा है कि फुरफुरा शरीफ के मौलाना और असदुद्दीन ओवैसी उनके जमे जमाए मुस्लिम वोट बैंक को छिन्न भिन्न न कर दे। बंगाल की करीब 100 सीटों पर मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में है। इनमें से 46 सीटों पर मुसलमानों की आबादी आधी से ज्यादा है, जबकि करीब 50 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 30 से 50% है। ऐसा नहीं है कि ममता को मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र पहले नहीं थी। चुनावों के ऐलान से पहले जब फुरफुरा शरीफ और ओवैसी मुस्लिम वोटों की अपनी अपनी दावेदारी में जुटे थे, उस वक्त भी ममता की फिक्र सरेआम दिखाई दे रही थी। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দুদের ভোটটা নেবে আর ও মুসলিমদের ভোটটা নেবে আর আমি কি কাঁচা কলা খাবো? मुस्लिम वोटर की फिक्र के साथ साथ ममता का सिरदर्द बीजेपी का वो प्रचार अभियान भी है जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ममता नंदीग्राम से हार रही हैं, इसीलिए वो दूसरी सीट की तलाश कर रही हैं। ममता के सिपह सलार पुरजोर तरीके से बीजेपी का ये दावा नकार चुके हैं, लेकिन बीजेपी घुमा फिराकर बात फिर वहीं पर ले जाती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में फिर वही दावा सुनाई दिया। मेरी काशी के लोग, यूपी के लोग इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं कि आपको बाहरी नहीं कहेंगे, आपको टूरिस्ट नहीं कहेंगे। সেই দিন এসে দাঁড়িয়েছে এই নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, এরা বাংলাকে ভাগ করতে চায়, এরা বাংলাটাকে লুট করতে চায়, এরা বাংলাটাকে ধ্বংস করতে চায়, এরা বাংলা ভাষাটাকে শেষ করতে চায়, এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। नंदीग्राम सीट को लेकर बीजेपी का माइंड गेम इतना आक्रामक होने की वजह भी एकदम साफ है। नंदीग्राम में ममता की कमजोर हालत होने का संदेश फैलाकर बीजेपी उनके वोट बैंक में बिखराव करके अगले चरणों में इसका फायदा उठाना चाहती है। इसी माइंड गेम में वाराणसी से लेकर बिहार तक के बीजेपी नेता जुट गए हैं। कल चुनाव में पराजय की बौखलाहट, अभी उनके बयान इस तरह के आते रहेंगे और अगर उत्तर प्रदेश से कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहती हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है और यहाँ नहीं, वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से लड़ेंगी तो शायद जितनी बड़ी पराजय उनकी नंदीग्राम से होने वाली है, उससे बहुत बड़ी पराजय उत्तर प्रदेश में।
मजेदार बात यह है कि बंगाल में कांग्रेस की हालत जो भी हो, लेकिन उसे भी ममता की हार में ही अपनी जीत दिखाई दे रही है। लिहाजा वो बीजेपी के इस प्रचार अभियान की ही भाषा बोल रहे हैं। সুপ্রিমো সে নৈতিকভাবে হেরে গেছে, সে বলছে তার দলের এমএলএদেরকে বিজেপি কিনে নেবে। এই বাংলায় এমএলএ কেনাবেচার যে ব্যবসা, এমএলএ কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেছিল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই কেনাবেচার ব্যবসায় হাত বসিয়েছে। हिंदू और मुसलमान वोटों के बीच संतुलन साध रही ममता बनर्जी के लिए सियासी भविष्य और कद के लिहाज से ये चुनाव बेहद अहम है। अगर बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़कर वो बाहर निकल जाती हैं, तो यकीनन उनसे बड़ा कोई बाजीगर नहीं। आज तक ब्यूरो। सीधा लिए चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल के हुगली, जहां योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पता ही नहीं लगा कहां चले गए, गायब। बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत सारे लोग यमलोक चले गए और बहुत सारे लोगों को दूसरे लोगों की यात्रा पे भेज दिया गया है। जो लोग भारत की स्वाधीनता के लिए संकट बने हुए हैं, जो लोग गरीबों का, व्यापारियों का, निर्दोष किसानों का शोषण कर रहे हैं, कानून के दायरे में लाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर बंगाल के नागरिकों के साथ खड़ी होकर के ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने का कार्य करेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। भाइयों बहनों, आपने 30 वर्ष वाम दलों को दिया, आपने उससे पहले 30 वर्ष कांग्रेस को दिया, आपने 10 वर्ष ममता दीदी को दिया, लेकिन उन्होंने बंगाल को क्या दिया? गरीबी, अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी। पश्चिम बंगाल में पूरी जंग अब नंदीग्राम पर आकर रुक गई है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता की हार का दांव खेला। बीजेपी का माइंड गेम कैसे ममता का खेल बिगाड़ सकता है, आइए समझते हैं इस पूरे सियासी समीकरण को। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। दीदी, ओ दीदी, दीदी এখন বাংলার মানুষ বিশ্বাসঘাতকও তার জবাব দেবে। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर है। आशोल परिवर्तन की शुरुआत के लिए अब 30 दिन से भी कम का समय बच गया है। पौधों फूल खिलेगा, हर बूथ में खिलेगा। इस बार बीजेपी सरकार। सिर्फ 2 चरण के मतदान और बीजेपी ने ममता की हार देख ली। नंदीग्राम से ममता की शिकस्त का दावा, जंगल महल ममता के हाथ से निकलने का ऐलान, बंगाल की सीएम कुर्सी छीनने की हुंकार। ममता के हर मुद्दे को उनकी हार की बौखलाहट से जोड़कर बीजेपी ने नया माइंड गेम खेला है। 2 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक हम 2 दिन पहले नंदीग्राम में देख चुके हैं। मुझे पक्का पता है हर चरण के चुनाव के साथ दीदी की ये बौखलाहट बढ़ती जाएगी। और अब तो इलेक्शन कमीशन कहो,
सुरक्षा प्रबंध वाले लोग हो, हर किसी पर हम सब जानते हैं क्रिकेट के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी बार बार अंपायर पर सवाल उठाए तो समझो उसके खेल में खोट है। चुनाव के मैदान में कोई कभी ईवीएम को गाली दे, कभी चुनाव आयोग को गाली दे तो समझो उसका खेला शेष है, उसका खेला शेष है। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 3 बड़े दिग्गजों ने ममता के नंदीग्राम से हार का ऐलान किया। पहले पीएम मोदी, फिर अमित शाह और अब जेपी नड्डा। लेकिन दीदी भी लगातार नंदीग्राम से जीत की हुंकार भर रही हैं। बंगाल के नतीजे इस बार सरकार तो बनी रही है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। আর আমি আপনার দলের লোক নই যে আপনি আমাকে পরামর্শ দেবেন আর এক জায়গা থেকে ইলেকশনে দাঁড়াতে। আমি নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়েছি, নন্দীগ্রামেই জিতবো আর আপনাদের মুখে চুনকালি ফেলবো। 6 चरण का मतदान और ममता की हार का ऐलान। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद कर ही टीएमसी अपने किले को बचा सकती है। ऐसे में एक और बीजेपी जहां अपने सूत्रों के हवाले से दीदी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, तो वहीं टीएमसी के सूत्र कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। कल दीदी नंदीग्राम में तय हो गया है कि नंदीग्राम में दीदी चुनाव हार रही है। बाद में उनके एडवाइजर गए कि दीदी कहां से लड़ोगी? उन्होंने कहा उत्तर बंगाल के अलावे कहां से भी लड़ा दो, उत्तर बंगाल वाले मुझे नहीं जिताने वाले हैं। सारे कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद कि ममता जी दोबारा चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी की तरफ से झूठ बोलने की ये जो प्रक्रिया है उसको और बढ़ाया जाएगा। मैं बंगाल की जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो विशेष रूप से सावधान रहें इसके लिए। अब की सत्ता का पूरा खेल नंदीग्राम के इर्द गिर्द घूम रहा है। पूरी सियासत ममता के नंदीग्राम से जीत हार पर आकर रुक गई है। कोई इसे माइंड गेम बता रहा है तो कोई डर्टी पॉलिटिक्स। टूरिस्ट गैंग पर्यटक गिरोह कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी और शाह के बाद अब उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी सभी को फेक न्यूज के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अगर इतनी झूठी खबरें परोसेंगे तो लोगों का पेट खराब हो जाएगा। नंदीग्राम ने तो अपना नेता तय कर लिया है, मतदान हो चुके हैं, अब परिणाम का इंतजार है, जहां साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दांव में कितना दम है। तारकेश्वर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।